हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन फ्रॉम वीणा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के पार्ट फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिनके नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको डिलीवर किए हैं, जो इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। यदि आपने अभी तक उन्हें देखा नहीं है या फिर आपने डाउनलोड नहीं किया तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वन क्लिक डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वन बाय वन वीडियो आपको लगातार मिलते जाएंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा काम अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं इसमें, तो आप कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हम आज कौन सा हमारा लेक्चर शेड्यूल है। एक्चुअली लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड, लेक्चर फोर्थ में ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, उसके वीडियो आपके पास है। और आज हम डिस्कस करना है लेक्चर 5, जिसमें डिस्कशन ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स, चलिए देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पार्ट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर 5, जिसमें डिस्कशन है हमें ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो छोटे क्वेश्चन है। सो सिंस आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इज द ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमंस ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन्स। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लड प्रेशर जो होता है ब्रेन में या लेग में किस में ज़्यादा होता है। अब ये तो आप सब जानते हैं कि जो प्रेशर होता है वो हाइट या उस कॉलम के प्रोपोर्शनेट होता है। यदि कॉलम की हाइट ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, कम होगी तो प्रेशर कम होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हार्ट से लेकर ब्रेन तक की डिस्टेंस कंपेरेटिवली लेस है देन द लेग्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रेशर कहाँ पर लेस होगा, ब्रेन पे, और कहाँ पर ज़्यादा होगा, वो होगा लेग में। तो यही यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। एज वी नो द प्रेशर इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम। हाइट ऑफ ब्लड कॉलम इज ऑफ ह्यूमन फीट इज मोर देन दैट द ब्लड कॉलम ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ पे ब्रेन में जो होता है वो ब्लड कॉलम की हाइट जो है कम है और लेग में ज़्यादा है। सो प्रेशर वुड बी द मोर एट द फिट देन एट द ब्रेन, इसलिए प्रेशर फिट में ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली ब्रेन के। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो आई थिंक ये तो आपको समझ में आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, डज आर्किमिडीज प्रिंसिपल होल्ड इन अ वेसल इन अ फ्री फॉल। क्या फ्री फॉल में आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अप्लाई किया जा सकता है? बहुत सिंपल सी बात है। पहले अपन आंसर को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन ए वेसल इन अ फ्री फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज फाउंड टू बी जीरो। देखिए, फ्री फॉल जब हो रहा है तो ग्रेविटेशन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब जीरो हो जाने से क्या होगा कि हमारा जो बॉइंट फोर्स है वो जी पे डिपेंड करता है, तो बॉइंट फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जहाँ बॉइंट फोर्स जीरो होगा वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई हो ही नहीं सकता। वही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। हेंस बॉइंट फोर्स विल नॉट एग्जिस्ट, दैट्स व्हाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल विल नॉट होल्ड इन फ्री फॉल, वेसल ऑफ फ्री फॉल। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ग्रेविटेशन की वैल्यू जीरो होने से हमारा बॉइंट फोर्स का एग्जिस्ट नहीं रहा, तो फ्री फॉल होने में कोई आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। व्हाई डज नॉट द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ब्रेक विंडोज। हम देखते हैं कि कोई हाई राइज बिल्डिंग्स है, टॉप टावर्स है, बड़े टावर्स बनाए जाते हैं मल्टी स्टोरीज के, उसमें विंडोज़ लगाई जाती है, तो प्रेशर जो होता है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो विंडो को तोड़ क्यों नहीं रहा है। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि एक बात हो रही है कि हम एक तरफा सोच रहे हैं। विंडो मान लीजिए इस प्रकार से, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर से इधर से इधर से इधर से सभी ओर से इक्वली अप्लाई हो रहा है। तो प्रेशर जब इक्वल हो रहा है तो नेट फोर्स तो उस पर जीरो हुआ, तो क्यों ब्रेक होगा वो? यदि वन डायमेंशनल हो रहा है तो उस डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण ब्रेक हो सकता है, इस डायरेक्शन में लगाया फोर्स तो इस तरफ से ब्रेक हो सकता है, लेकिन वो तो इक्वली सब डायरेक्शन में है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उसका नेट फोर्स तो जीरो हो रहा है। वही बात यहाँ पे हम समझा देंगे। एटमॉस्फेयर एक्सर्टेड यूनिफॉर्म प्रेशर, वो क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर जो होता है एक्सर्ट कर रहा है यूनिफॉर्म प्रेशर उस पर। सो प्रेशर ऑफ एक्सर्टेड इक्वली टू द बोथ सरफेस, सारी सरफेस पे दोनों तरफ से, इस तरफ से भी इस तरफ से भी इक्वली फोर्स एक्सर्ट हो रहा है of the window. As a result of net force is exerted on the window, hence pressure does not break the window. इस प्रकार से नेट फोर्स क्या हो रहा है, वहाँ जीरो हो रहा है या इक्वल हो रहा है। जो फोर्स इधर से लग रहा है वो फोर्स इधर से भी लग रहा है, इसलिए इस प्रकार से क्या हो रहा है कि वो ब्रेक नहीं कर पाता और विंडो अपने जगह पर, उसका ग्लास अपनी जगह पर ही बना रहता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बोल्डर इज थ्रोन इनटू अ डीप लेक। एक गहरी झील में हम एक बोल्डर या एक पत्थर को फेंक रहे हैं। एज इट सिंक्स डीपर एंड डीपर इन वाटर डज इट बॉइंट फोर्स चेंज। क्या वो जैसे जैसे गहराई में जा रहा है वो उसके ऊपर बॉइंट फोर्स लग रहा है, चेंज हो रहा है? बॉइंट फोर्स तो लग रहा है, लेकिन क्या वो चेंज हो रहा है? नो। सिंपली क्यों नहीं, आप सोचें क्यों नहीं होगा? सिंपल सी बात है,
कि हम बात कर रहे हैं लेक की, लेक में वाटर, और वाटर की डेंसिटी एज इट इज़ रहती है, वो चेंज नहीं होती। जब डेंसिटी चेंज नहीं होगी तो चाहे डीपर डीपर जा रहा हो, सेम पॉइंट फोर्स पर अप्लाई होगा, सेम पॉइंट फोर्स अप्लाई होगा, तो उसमें कोई चेंज होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी। वही यहाँ पर हम देखते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर वुड बी द सेम एट द डेप्थ, हर डेप्थ पे डेंसिटी ऑफ वाटर सेम रहेगा। सो बोल्डर वुड डिस्प्लेस सेम वॉल्यूम और सेम वाटर, सेम वेट ऑफ द वाटर। इसलिए क्या करेगा, जो बोल्डर नीचे नीचे जा रहा है वो सेम क्वांटिटी का वाटर डिस्प्लेस करेगा, सेम वेट का वाटर डिस्प्लेस करेगा। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सेम अमाउंट ऑफ बाउंड फोर्स अप्लाइड ऑन इट, इसलिए उसके ऊपर सेम अमाउंट ऑफ बाउंड फोर्स लगेगा। वही मैंने आपको एक्सप्लेन डायरेक्टली किया था। सो नो चेंज इन बाउंड फोर्स एज बोल्डर सिंक्स। इस प्रकार से बोल्डर जैसे जैसे जा रहा है, उस बोल्डर में कोई बाउंड फोर्स चेंज होगा, इसलिए वो कोई चेंज बाउंड फोर्स में नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। वो अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द पेनफुल टू वॉक बेयर फुटेड ऑन द रोड कवर्ड विथ पेबल्स हैविंग शार्प एजेस। अब आप देखते हैं कि हम लोग किसी रोड पर चल रहे हैं। जनरली रोड जो होते हैं स्मूथ सरफेस के होते हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ गिट्टी वगैरह जो से पेबल्स पड़े होते हैं, जो रूफ वगैरह में भरने के काम में आती है, जो नुकीली होती है। क्योंकि क्या होता है, जैसे इसके टिप जो है काफ़ी शार्प है, वैसे उन पत्थरों का जो एरिया, उसका एरिया जो है बहुत छोटा हो जाता है, एरिया बहुत छोटा हो जाता है। डेफिनेटली इस पर यदि मैं पैर रखूँगा तो उस पर मुझे एक चुभन सी फील होगी, एक पेन होगा मुझे चलने में। क्यों? क्योंकि एरिया छोटा है। एरिया जितना चौड़ा होगा, हमारा पैर पूरी तरह से उसके ऊपर फ्लैट गिरेगा और हमें उस पर पेन नहीं होगा। वही बात यहाँ पे पूछी जा रही है कि क्यों हम बेयर फुट, नंगे पैर किसी पेबल पर चल रहे हैं तो हमें पेन फील होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, एज वी नो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया है। तो यहाँ पे प्रेशर जो हो रहा है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो रहा है। यानी एरिया कम होगा, जैसे मैंने अभी बताया पेबल का एरिया छोटा है, एरिया छोटा है तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर यदि ज़्यादा है तो पैरों को चुभन ज़्यादा होगी। सो यहाँ एरिया ऑफ द शार्प एजेस पेबल इज लेस, एरिया लेस है। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला प्रेशर इज मोर, प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। हैंस इट विल बी पेनफुल टू वॉक बेयर फुट ऑन द रोड कवर्ड टू द पेबल्स हैविंग शार्प एजेस। जिनकी शार्प एजेस है उस पे से हमें चलने में ज़्यादा परेशानी होगी। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। Two balloons that have the same weight and volume contain equal amounts of the helium. दो हमारे पास बैलून्स है, उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ हीलियम फिल की हुई है। अब आगे क्या कह रहा है, वन इज रिजिड एंड अदर इज फ्री टू एक्सपांड। एक तो जो है रिजिड है, जो अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं करेगा, अपने एरिया को चेंज नहीं करेगा, और दूसरा फ्री टू एक्सपांड, वो एक्सपांड करने के लिए फ्री है। एज आउटसाइड प्रेशर डिक्रीजेस When rays in balloon will rise higher, तो क्या होगा जब वो ऊपर उठेंगे। अब वो ऊपर उठेंगे तो उनके ऊपर क्या चेंज होगा। अब हम देखते हैं कि एक तो रिजिड है और एक फ्री, जिसको एक्सपांशन के लिए फ्री रखा गया है, वो एक्सपांड कर सकता है अपने आप को। तो इसके आंसर में हम देखते हैं कि जो बैलून, द बैलून दैट इज फ्री टू एक्सपांड विल डिस्प्लेस मोर एयर। जो एक्सपांड हो रहा है, देखिए इस शेप इस तरह से है, अब वो मेरे हाइट की साइज का या इतनी साइज का एयर एक्सपांड करेगा, लेकिन उसको जितना एक्सपांड हो रहा है उतने ज़्यादा एरिया की वो एयर को डिस्प्लेस करने लग जाएगा। तो एक्सटेंड विल मोर एयर, जितना जितना एक्सपांड करेगा एयर जितनी ज़्यादा वो डिस्प्लेस करने लगेगा। एज इट रेज, हैंस इट विल रिक्वायर मोर बॉइंट फोर्स, इसलिए उसको बॉइंट फोर्स भी ज़्यादा मिलने लगेगा। एंड हैंस इट वुड राइज हायर, और वो ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा। और सेकंड वन की बात करें जो रिजिड है, अदर aside the balloon that is rigid can't expand, so will displace constant amount of the air। इसलिए वो rigid नहीं हो रहा है तो वहाँ पर एक constant air को ही वो displace कर पाएगा। so will experience same buoyant force, hence it will experience same buoyant force। तो उसके ऊपर buoyant force सेम ही लगेगा। जबकि जो expand कर रहा है उसको एरिया बढ़ रहा है, वो ज़्यादा एयर डिस्प्लेस कर रहा है, एयर ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, तो उस पर buoyant force ज़्यादा होगा। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने देखा कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इसी रेंज में हम एक न्यूमेरिकल को देख रहे हैं। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूमेरिकल है, वो आप देखें ध्यान से। एट व्हाट डेप्थ इन ओशन, देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एट व्हाट डेप्थ इन ओशन विल अ ट्यूब एयर 1/4 वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम यहाँ एयर के बजाय मर्क्यूरी भी ले सकते हैं, तो मर्क्यूरी को हम कंसिडर करके चलें। यहाँ पे एयर के बजाय हम मर्क्यूरी को कंसिडर करें कि एक ट्यूब है जो मर्क्यूरी से फिल्ड है, उसको हम ले जा रहे हैं गहराई में, डेप्थ में ले जा रहे हैं। व्हाट इट विल हैव एंड रीचिंग एट द सरफेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एंड डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6। देखिए यहाँ पे मरकरी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मरकरी एयर के बजाय मरकरी को ही लेकर कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि उसका
जो ट्यूब में मरकरी फिल किया हुआ है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जिस प्रकार से क्या होगा कि एक हम ट्यूब बना लेते हैं और ऐसा जान लें आप कि इसके अंदर हम मरकरी को फिल कर दें। देखिए मैंने मरकरी को यहाँ फिल कर दिया इसमें, ऐसा जान लें आप। अब यह आप देख रहे हैं कि मरकरी इसमें फिल कर दिया। अब हम इसको गहराई में ले जाएंगे। तो अभी हम यहाँ देखें कि एट द सरफेस इसका प्रेशर हम P मान लें एट द सरफेस, और एट सरफेस इसका वॉल्यूम हम V ले लेते हैं। तो ये तो नेचुरल है, लेकिन वो कह रहा है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में ले जाएंगे उसका वॉल्यूम जो होता है इनिशियल वॉल्यूम का 1/4 हो जाता है। तो एट सरफेस के बाद एट डेप्थ पे आ जाते हैं। एट डेप्थ उसका जो प्रेशर अब P नहीं रह जाएगा, P प्लस H अपॉन रो हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा डेप्थ में जाने पे। और उसका वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसका वॉल्यूम जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ आप दो कंडीशन देख रहे हैं। पहली बार इनिशियल प्रेशर जो है P और इनिशियल वॉल्यूम V है, जब वो डेप्थ में जाता है तो वहाँ पर उसका चेंज हो जाता है, प्रेशर चेंज होकर P प्लस H अपॉन रो हो जाता है, जहाँ रो उसकी डेंसिटी है जिस सब्सटेंस में से ले जाया जा रहा है, और वॉल्यूम जो है V/4 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे जो प्रीवियस चैप्टर्स की बात आ रही है, यहाँ बॉयल्स लॉ लग रहा है। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कहेंगे P1V1 इक्वल टू P2V2। तो यहाँ हम प्रीवियस चैप्टर के बॉयल्स लॉ को देखेंगे। बॉयल्स लॉ में हम जानते हैं P1V1 इक्वल टू P2V2। P1 में हमारे पास P1 की वैल्यू P है और P1 की वैल्यू P है और V1 की वैल्यू V है, जबकि P2 की वैल्यू हमारे पास P प्लस H अपॉन रो है, और जो है V2 की वैल्यू जो 1/4 हो जाती है वो V/4 है। तो यहाँ आपको स्टेप समझ में आ गया कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ से हमारा न्यूमेरिकल अपना आंसर निकाल लेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि V से V कैंसिल हो रहा है। यहाँ हमारे पास बच रहा है, हम इसको इंटू कर दें तो ऑब्वियसली इंटू कर देंगे तो 4P इक्वल टू P प्लस H अपॉन रो, ये स्टेप हमारे पास आ रही है। तो यहाँ पर P की वैल्यू यदि हम देख लें, सरफेस पे P की वैल्यू हमारे को 76 सेंटीमीटर मरकरी होती है। तो यहाँ हम 4 इंटू 76 इज इक्वल टू 76 प्लस H अपॉन रो की वैल्यू हमें दी हुई 13.6। सो क्योंकि मरकरी के लिए रो की वैल्यू 13.6 होती है, तो यहाँ हम 13.6 को रख देते हैं। 13.6 रख के अब सिंपल हमारे पास कैलकुलेशन बचा है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो अबाउट 3100.8 सेंटीमीटर आ जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस डेप्थ में जाने पे 3100 सेंटीमीटर यानी अप्रॉक्स 30 मीटर तक हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास उसका वॉल्यूम, उस ट्यूब का वॉल्यूम 1/4 हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम देख रहे हैं अ लिक्विड स्टैंड्स इन अ सेम लेवल इन यू ट्यूब। एक यू ट्यूब दी हुई जिसमें हमारे पास दोनों लिम्स में उसके दोनों जो लिम्स बने हुए हैं, यू जो उसके दोनों हाइट कॉलम बने हुए हैं, उसके अंदर लिक्विड जो है सेम लेवल पे है, और उसमें आगे कह रहा है इफ ए इज द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो सिंपल सी बात है। जैसे मैं आपको बना के दिखा दूं यहाँ पे कि वो यू ट्यूब है हमारे पास इस तरीके से। इस यू ट्यूब में हमने देखा कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसके हाइट को अपन एल ले लेते हैं जहां तक उसमें लिक्विड फिल किया हुआ है, और इस पर ग्रेविटेशन आगे कह रहा है हमको कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है वो नेचुरल है, लेकिन वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस इन हाइट। वो हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द डिफरेंस इन हाइट ऑफ द लिक्विड इन टू लिम्स व्हेन द सिस्टम इज गिवन एक्सेलरेशन ए। यदि हम एक्सेलरेशन ए प्रोवाइड करते हैं तो जिस ओर हम एक्सेलरेशन ए प्रोवाइड कर रहे हैं उस तरफ से फ्लूइड जो है डिस्प्लेस होकर दूसरी ओर एक्सटेंड करेगा, तो वहां पर उनका हाइट कितना होना चाहिए उस हाइट की वैल्यू पूछ रहा है। जनरल में तो दोनों तरफ इक्वल है, लेकिन एक्सेलरेशन ए इस पर हम प्रोवाइड करेंगे तो उसकी हाइट में कितना चेंज होगा। तो हम यहां देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मास ऑफ लिक्विड क्या है। देखिए मास ऑफ लिक्विड हमारा होगा
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें दी हुई है रो और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है v, और ये हमारा मास है m। ये हमने मास निकाल लिया। अब मास में वॉल्यूम के लिए हम देखें, ऐसा हम जानते हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करें तो m इक्वल टू हमें मिल जाती है रो इंटू ए इंटू एल। ये मास आ गया। मास के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका फोर्स निकालते हैं कि इसमें फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, क्योंकि उस पर ग्रेविटी जो है अब वर्क कर रही है तो ऑब्वियसली फोर्स लग रहा होगा। तो हम ये फोर्स की वैल्यू देख लेते हैं। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास हमारे पास वैल्यू है रो ए एल और एक्सेलरेशन हमारे पास वर्क कर रहा है ए, जो हमको अप्लाई करने को कहा गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये फोर्स की वैल्यू आ जाती है F इक्वल टू रो ए एल इंटू ए। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। मैं एक बार फिर आपको क्लियर कर देता हूँ कि मास ऑफ लिक्विड पहले हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। तो वॉल्यूम की वैल्यू v और डेंसिटी की वैल्यू रो है, या वॉल्यूम को हम निकाल रहा है। तो वॉल्यूम निकाल रहा है तो उसमें हमें पर्टिकुलर वॉल्यूम क्वेश्चन में कोई दिया हुआ नहीं, मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन उससे एरिया रिलेटेड होता है, इसलिए वॉल्यूम की वैल्यू a इंटू एल हमने ले ली और वो यहाँ पुट कर दी। साथ में से हमको मास मिल जाता है। मास मिलने के बाद हम फोर्स को देखते हैं। फोर्स की वैल्यू क्या है, तो फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास की वैल्यू हमने पुट कर दी, एक्सेलरेशन उसने हमको क्वेश्चन में कहा है कि a होना चाहिए, तो हमने यहाँ a अप्लाई कर दिया। अब हम उस फोर्स की बात करते हैं जो ग्रेविटी के कारण लग रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब यहां पे प्रेशर की बात करें तो फोर्स तो हमारा F है ही, लेकिन प्रेशर हमारा जो होगा H रो G होगा, और एरिया हमारे पास A एज इट इज है। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ फोर्स हमको डायरेक्ट मिल गया प्रेशर इनटू एरिया से। H रो G, G वो है जो ग्रेविटेशन कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ग्रेविटी का, वो G है। रो वही डेंसिटी हमारे पास, ये हमारा फोर्स इक्वल हो गया। और दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए। जब कॉलम जो है वाटर कॉलम जो है इसमें लिक्विड वाटर कॉलम में रखा है, तो उस समय वो दोनों बैलेंस है। तो हम यदि इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रो ए एल इंटू ए इक्वल टू एच रो जी इंटू ए। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ मैं कुछ कांस्टेंट कैंसिल कर रहा हूँ। ए से ए कैंसिल हो रहा है और रो से रो कैंसिल हो रहा है। अब मेरे पास कांस्टेंट बन गया एल ए इक्वल टू एच जी। लेकिन मुझे तो उसने पूछा है एट व्हाट हाइट। वहाँ क्वेश्चन में कोई हाइट के बारे में पूछा है, तो मैं हाइट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एच की वैल्यू निकालूंगा तो एल ए अपॉन जी। यदि मुझे कैलकुलेटेड वैल्यू एल ए और जी की मिल जाती है तो मैं उसको फाइंड कर सकता हूँ। इस प्रकार से हमें न्यूमेरिकल सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल वे में करना है कि एक बार हमें एक्सेलरेशन के लिए फोर्स निकालना है, एक बार ग्रेविटी के कारण फोर्स निकालना है, और दोनों को कंबाइनली इक्वल कर देना, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो उनको इक्वल कर देते हैं, जिससे हमें हाइट मिल जाती है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें कहा है अ क्यूबिकल ब्लॉक। देखिए यहाँ पे हमसे कहा गया है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आयरन 5 सेंटीमीटर ईच साइड इज फ्लोटिंग ऑन मर्क्यूरी इन द वेसल। एक वेसल है जिसमें मर्क्यूरी फिल्ड है, और मर्क्यूरी में एक 5 सेंटीमीटर का क्यूब जिसकी हर साइड 5 सेंटीमीटर है, वो उसमें फ्लोट कर रहा है। ऑब्वियसली आयरन है, वो उसके अंदर थोड़ा सा फ्लोट करेगा, तो उसका कुछ पार्ट मर्क्यूरी में डूबा रहेगा, डिप रहेगा, वो हमें ध्यान देना है। गिवन डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछा गया है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्लॉक अबव मर्क्यूरी लेवल। तो कितनी हाइट मर्क्यूरी के ऊपर होगी, क्योंकि वो डूबा हुआ है मर्क्यूरी में, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा वो पूछा गया है। तो यहाँ मैंने क्यूब मैंने बना के दिया हुआ है आपको, जिसकी हाइट मैंने बताई 555। तो यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन को क्लियर कर लें वो पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को जब भी न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, तो उसको कम से कम 2 बार पढ़िए। कई बार हम दूसरी बार तीसरी बार इस कंसेप्ट को समझ पाते हैं कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कई बार हमारे अंदर कुछ क्वेश्चन दूसरा ही उठता है कि हम ये समझ रहे हैं या ये पूछ रहा है, और हम उस डायरेक्शन में उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, लेकिन असल में क्वेश्चन कुछ और ही पूछा जाता है। इसलिए क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स पढ़िए, तो आपका बेस अच्छा होगा, क्योंकि इसी कारण आप न्यूमेरिकल में अपनी प्रिसाइसनेस को ले पाएंगे। तो डियर, एक बार आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा क्या है। तो अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्लास 10 से हमको इसका फार्मूला मालूम है, एल बी एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ वो तीनों हमें 5 दी हुई है, 5 5।
दैट इज़ 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें उसने वॉल्यूम के लिए साइड्स दी तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया। तो इस प्रकार से हमने इस वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड कर ली। अब वॉल्यूम से हम निकाल लेंगे मास और मास से निकाल लेंगे वेट। इन्हें सीक्वेंस वाइज काम करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वेट की बात बहुत ज़रूरी है। तो कैसे करेंगे, पहले वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम से फिर निकालिए मास, मास से फिर निकालिए वेट। चलिए मैं उस सीक्वेंस में पहले मास निकालता हूँ। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमारा है 125 और डेंसिटी उसने हमें दे रखी है 7.2। क्योंकि ये क्यूब जो है आयरन का है तो यहाँ आयरन की डेंसिटी से ही मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये अबाउट आता है 900 ग्राम। अब मास आ गया। मैंने आपसे बताया था कि वॉल्यूम से हम मास निकालेंगे, मास से हम निकालेंगे वेट। तो अब हम वेट की ओर जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशन। सो इट्स डायरेक्टली 900 इंटू जी। ये वेट हमारे पास आ गया। अब ये हमने इस क्यूब के लिए पूरा वेट निकाला कि इसका वेट कितना है। अब ये हम मरकरी के वेसल में इसको सिंक करेंगे, डिप करेंगे, फ्लोट करने लगे उसमें। तो फ्लोट करेगा तो कितना चेंज आएगा वो हम देखेंगे। सो इन मरकरी, अब वो मरकरी में कैसा बिहेव कर रहा है वो देखें। तो मरकरी में उसका वॉल्यूम निकाले, फिर वही वॉल्यूम के बाद मास निकाले, मास के बाद फिर हम वेट निकाले। तो हम यहाँ वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम हम देख रहे हैं कि मान लीजिए वो छोटी सी h हाइट तक उसमें डूबा रहेगा। जैसे फुल ये उसकी हाइट है, लेकिन जैसे मरकरी में डाला तो मरकरी में वो इतना डिप हो गया। तो हम ये हाइट को, बची हुई हाइट को हम h ले लेते हैं। सो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट में हम थोड़ा सा h माइनस करेंगे। जो उसमें डूबा हुआ पार्ट से बच गया है वो उसको हमने ले लिया। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम से हम फिर से मास निकाल लेते हैं। तो मास हमारा आ जाएगा 25 इंटू 5 माइनस एस, तो हमने वॉल्यूम रख दिया, और इंटू डेंसिटी, यहाँ वॉल्यूम डेंसिटी जो है 13.6 होगी। तो ये हमारा मास आ गया। इसी प्रकार से हम वेट निकाल लेंगे इसका भी वही सीक्वेंस रखते हुए। तो 25 इंटू 13.6 इंटू 5 माइनस एच, और इसमें भी जी का इंटू हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों हमारे पास वेट अब आ चुके हैं। यदि हम इन दोनों वेट को, क्योंकि वो उसमें बैलेंस्ड है, वो क्यूब जो है उस मरकरी में बैलेंस हो चुका है, तो दोनों वेट इक्वल हो चुके हैं। तो हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो यदि कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 900 एंड जी इज इक्वल टू 25 इंटू 13.1 5 माइनस एच इंटू जी। सो जी विल बी कैंसिल विद जी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक कैलकुलेशन सा बच जाता है 900 अपॉन 25 इंटू 13.1 इक्वल टू 5 माइनस एच। इससे हम यदि हम h की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उस h की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.3 सेंटीमीटर के आसपास मिल जाती है। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहाँ पे आप इसको इनटू करें, दोनों को 900 को डिवाइड करें, फिर h को इस डिस्प्लेस करें, 5 में से उसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये आपको न्यूमेरिकल ये भी क्लियर होगा। आई थिंक ये बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है, लेकिन ये हमें बेस बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और है। अ बैलून फिल्ड विद द गैस, देखिए यहाँ पर कहा अ बैलून फिल्ड विद द गैस डज नॉट राइज इन एयर इंडेफिनेटली बट हार्ट्स आफ्टर सर्टन हाइट वाई। मतलब एक बैलून में हम एक इमेजिन करते हैं कि एक बैलून जो है, जो बचपन में हम एक बैलून रहते हैं जो हाइड्रोजन फिल्ड होता है, जो गैस बैलून कहते हैं, और वो ऐसा ऊपर जाता है। एक क्यूरियोसिटी होती है कि इसको यदि हम छोड़ दें और हमारे हाथ से चला गया तो कहाँ तक चला जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है कि एक क्वेश्चन जो बैलून में एयर फिल्ड हुई है वो एक निश्चित जगह पे जाके, एक डेफिनेट जगह पे जाकर रुक जाता है। व्हाई इट नॉट मूव्स टू इंडेफिनेटली, इंडेफिनेटली इस लेवल तक क्यों नहीं जा रहा है, वो क्यों जाके रुक गया। अब एक बहुत सी सिंपल बात है यहाँ पे कि बैलून फिल्ड विद द गैस इनिशियली राइज अप बिकॉज द वेट ऑफ द बैलून इज लेस देन एयर डिस्प्लेस बाय इट। उस बैलून का जो वेट है वो कम है जितनी वो एयर डिस्प्लेस कर रहा है उससे। तो एयर डिस्प्लेस ज़्यादा है और बैलून का वेट क्या है, कम है, इसलिए उसमें बॉयंट फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो बॉयंट फोर्स के कारण वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसे से ऊपर जा रहा है डेंसिटी डिक्रीज हो रही, डेंसिटी डिक्रीज होने से बॉयंट फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही। जिस जगह जाकर उस कंप्लीट बैलून का वेट
उस बॉयंट फोर्स के इक्वल हो जाएगा, वहां जाकर वो रुक जाएगा। जब तक बॉयंट फोर्स ज़्यादा है वेट से तब तक वो ऊपर जाता रहेगा, लेकिन जिस जगह जाके डेंसिटी कम होने के कारण, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने से डेंसिटी डिक्रीज होती है। डेंसिटी डिक्रीज होने से क्या होगा कि उसका वेट जो है वो एज इट इज़ है, लेकिन बॉयंट फोर्स जो है यहाँ से डिक्रीज होने लगेगा। अब क्या होगा कि बॉयंट फोर्स की वैल्यू जब वेट फोर्स के इक्वल हो जाएगी तो वो वहाँ जाकर रुक जाएगा। वही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, विद द इंक्रीज ऑफ हाइट डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, एट द सर्टन हाइट द वेट ऑफ बैलून जस्ट बिकम इक्वल टू बॉयंट फोर्स। जब बॉयंट फोर्स के इक्वल उसका वेट हो जाएगा एंड देन बैलून स्टॉप्स राइजेस अप, उस जगह जाकर वो बैलून ऊपर उठना बंद हो जाएगा और वहां पर स्टे कर जाएगा। इस प्रकार से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाई द फोर्स रिक्वायर्ड बाय अ मैन टू मूव हिज लिम्स इमर्स्ड इन वाटर स्मॉलर देन द फोर्स फॉर द सेम मोमेंट इन एयर। कोई व्यक्ति अपने आप को पानी में इमर्ज करके बैठा है, पार्शियली इमर्स्ड है, मतलब उसका जो लिम्स है वो कुछ पानी में है, तो वहाँ पूछा जा रहा है कि वो पानी में अपने लिम्स को मतलब रोटेट कर रहा है या हिला रहा है, तो उसको ईजियर फील हो रहा है बजाय एयर के। जैसे आप फील करते हैं कि एक बकेट है, तो उस बकेट को हम पानी में डुबो के रख दें और पानी में या टैंक में से हम उसको पूरी भर देते हैं और पानी में वो प्रेजेंट होती है, वाटर लेवल के बिलो होती है, तो उसमें से उसको राइज अप करना बहुत ईजी होता है, लेकिन जैसे वो वाटर लेवल को क्रॉस करती है उसका वेट बढ़ जाता है। वही क्वेश्चन यहाँ पर इस दूसरे फॉर्म में पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये है कि अपेरेंट वेट ऑफ द मैन इन वाटर लेस देन हिज एक्चुअल वेट। उसका अपेरेंट वेट जो किसके कारण मिल रहा है, जो थ्रस्ट वाटर पर अप्लाई कर रहा है, जिससे अपेरेंट वेट उसको कम मतलब वेट जो है अपेरेंट वेट उसका कम हो जाता है वहां पर। सो इट द इजियर फॉर हिम टू मूव हिज लिप्स इन वाटर देन द एयर। इसलिए उसको अपने लिप्स को वाटर में हिलाना एयर के अपेक्षा ज़्यादा इजी होता है। क्यों होता है फिर बता दूं एक बार, क्योंकि वाटर जो हो रहा है उस पर एक बॉयंट फोर्स अप्लाई कर रहा है, बॉयंट फोर्स के कारण उसके वेटलेसनेस होता है उसके वेट में, तो इसलिए उसके लिप्स इजीली मूव अप करते हैं और एयर में वो चीज़ नहीं होती, इसलिए एयर में उसको फुल फोर्स के साथ जितना फोर्स लग रहा है वो एज इट इज़ होता है, इसलिए वो ईजियर होता है जब वो वाटर में होता है अपने लिम्स को इधर उधर मूव करना। सो आई थिंक ये थ्योरेटिकल पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। मतलब हमें कहा गया है कि डेंसिटी जो है एटमॉस्फेयर की सी लेवल पे 1.29 है। एज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विद एल्टीट्यूड, और ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि हम एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, कहीं ऊंचाई पे जा रहे हैं तो वो चेंज नहीं हो रही है। देन हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड, तो ऐसा हम एटमॉस्फेयर में कहाँ तक चले जाएंगे कि उस एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है कि एक एटमॉस्फेयर हमारा जो अर्थ के आसपास जो एटमॉस्फेयर है वो कितनी हाइट तक एग्जिस्ट करता है, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक न्यूमेरिकल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम यहाँ देखें कि हम जानते हैं कि P की वैल्यू हमारे पास होती है P इक्वल टू एच रो जी। हमसे पूछा गया किस हाइट पे जाएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू बात करें हम, तो यहाँ प्रेशर की वैल्यू निकालने के लिए हमें पक्का होना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ 1.01, तो प्रेशर की वैल्यू रख देते हैं 1.01 इंटू 10⁵। किस हाइट तक जाना है वो हाइट हमें डिटरमाइन करना है। रो की वैल्यू हमें दी हुई है, रो की वैल्यू जो डेंसिटी है 1.29 दिया हुआ है और जी की वैल्यू अंडरस्टूड है हम लोग 9.8 के अप्रोक्स में होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे P की वैल्यू भी पुट कर दी जो 1.01 इंटू 10⁵ है। H की जगह H है क्योंकि H को हमको डिटरमाइन करना है। रो की वैल्यू 1.29, डेंसिटी हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिल गया है 9.8। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 हमने रख दी थी। हम यहाँ H की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन में 1.29 इंटू 9.8। यदि हम कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, ये सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम सॉल्व करते हैं तो 7989 मीटर्स के आसपास हमको एक वैल्यू मिलती है। 7989 मतलब 7.9 से अप्रॉक्स आगे है, तो हम ये मान सकते हैं कि H इज़ अप्रॉक्सीमेट 8 किलोमीटर। यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है अबाउट 8 किलोमीटर हाई फ्रॉम द अर्थ लेवल। 8 किलोमीटर ऊंचाई तक वो एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, एक ही फार्मूला यूज हुआ, उसमें सिंपल कैलकुलेशंस थे और उससे हमको वैल्यू मिल जाती है। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ एक अगला क्वेश्चन और आ रहा है जो भी एक इंपॉर्टेंट है। एक क्वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहेंगे कि हमारे ब्रेन में एक बात आती है कि बैरोमीटर हम देखते हैं, बैरोमीटर में मरकरी फील होता है। तो बैरोमीटर में मरकरी फील होता है तो बैरोमीटर में वाटर क्यों नहीं फील करते, मरकरी क्यों ले रहे हैं?
इसको हम देख लेते हैं कि वाई वाटर इज नॉट यूज्ड इन बैरोमीटर। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हम किसी बैरोमीटर में वाटर फिल करें तो क्या होता है। तो यदि हम देखें कि वैल्यू हम देख रहे हैं P = H रो G। P की वैल्यू स्टैंडर्ड है, आपको सबको पता है कि P की वैल्यू स्टैंडर्ड 1.01 × 10⁵ पास्कल। यहाँ हमें H डिसाइड करना है, रो की वैल्यू हम लेंगे क्योंकि वाटर की बात कर रहे हैं तो 10⁻³ kg/m³ होती है और G की वैल्यू स्टैंडर्ड है 9.8 मीटर/s²। ये तीनों वैल्यू जब हम इसे पुट करते हैं तो हम देखते हैं P की वैल्यू 1.01 × 10⁵ = H और रो की वैल्यू हम रखते हैं 10⁻³ और G की वैल्यू रखते हैं 9.8। यदि हम H को वैल्यू को फाइंड करते हैं तो 1.01 × 10⁵ ऊपर हो न्यूमरेटर में और रिमेनिंग पार्ट जो होगा हमारा 9.8 × 10⁻³ ये अपॉन में रहेगा। अब यहाँ देखें डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 नंबर है, 1.01 है तो हम इसको 1 स्टैंडर्ड ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1 और 9.8 को हम ले लेते हैं 10 के अप्रॉक्स। तो यहाँ पर 10⁻³ कितना बच रहा है 5 - 3। सो यहाँ पर H की वैल्यू हमको मिल रही है, H की वैल्यू मिल रही है 10⁻² अपॉन 10⁻1। तो यहाँ पर हम यहाँ देख रहे हैं कैलकुलेशन में कि 10⁻² अपॉन 10⁻। सो यहाँ हम 10⁻² - 1 दैट इज 10 मीटर। तो यदि हमें बैरोमीटर में मरकरी के प्लेस पे वाटर फिल करना हो तो बैरोमीटर की जो ट्यूब है उसकी लेंथ 10 मीटर होना चाहिए। 10 मीटर्स अप्रॉक्सीमेट 35 फीट के आसपास, यानी 3 मंजिली इमारत से ऊपर की बात हो जाएगी, जो एक इम्पॉसिबल थिंग, इतना बड़ा बैरोमीटर उसकी कैलकुलेशंस के जो मेजरमेंट लेना। तो इसलिए आई थिंक ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है, इसलिए बैरोमीटर में वाटर फिल नहीं करके हम मरकरी को फिल करते हैं। इट्स वेरी सिंपल और ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक सिंपल नॉलेज बनाने के लिए क्वेश्चन है ये कि क्यों वाटर को फिल नहीं किया जा रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके जो है सारे क्लियर हो चुके होंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, जिसमें आपने न्यूमेरिकल्स बेसिक क्वेश्चंस को भी देखे हैं। बेसिक क्वेश्चंस देखने के साथ साथ थ्योरेटिकल पार्ट भी मैंने इसमें स्कोर किया हुआ है। पूरी तरीके से आप एक बार पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ने से ही अच्छे से हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको मुझे लगता है ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड।